ऐसे ही का तमाम ये कंबोज लाल है, जैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। मेरे साथ स्टूडियो में हर रोज की तरह मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। आज कौन सी सर सबसे बड़ी खबर लेकर आए हैं आप, जिस पर विस्तार से चर्चा होगी? शुभम, मनी सेंट्रल में आप सब दर्शकों का स्वागत है। शुभम, आपका भी स्वागत है। आज हमें समझने की कोशिश करेंगे, सवाल लगातार लोगों के दिमाग में है, भारत के भीतर राजनीतिक गतिविधियों से परे, कि क्या रूस पर लगने वाले प्रतिबंध या लगे हुए प्रतिबंध असफल हो रहे हैं? रूस की अर्थव्यवस्था पर उनका कितना असर हुआ है? जिस तरीके के संकेत अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में रूबल की मजबूती से मिल रहे हैं, उनकी वास्तविकता क्या है? प्रतिबंधों ने कितना असर किया है? और अगर रूस पर प्रतिबंध असफल हुए हैं तो उसमें और दुनिया के बाकी देशों ने की क्या क्या भूमिका रही है? इसे हम आज गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो आज रूस पर लगे प्रतिबंध कितने असरदार हैं या कितने कारगर रहे, इस पर विस्तार से चर्चा तो होगी ही। और भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत होगी आज भारत रूस व्यापार से। युद्ध के बाद कितना बड़ा भारत रूस के बीच व्यापार? क्या रूस पर लगे प्रतिबंध हो गए बेअसर? रूस को रोकने के लिए अब क्या रणनीति अपनाएंगे यूरोपीय देश? इस पर चर्चा करेंगे। ट्विटर की डील करके क्या फंस गए मस्क? क्यों नहीं बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दाम? इस पर मनी 9 की स्पेशल रिपोर्ट होगी। और किन चीजों पर बढ़ने वाला है जीएसटी, ये आज हम जानेंगे अपने मनी सेंट्रल की चर्चा में। शुरुआत भारत रूस के व्यापार से। रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद भारत ने रूस से व्यापार तेजी से बढ़ाया है। अप्रैल के दौरान भारत में रूस से आयात होने वाली वस्तुओं का इंपोर्ट बिल 3.5 गुना बढ़कर $2.3 अरब का हो गया है। भारत के इस बड़े आयात बिल में सबसे बड़ी हिस्सेदारी कच्चे तेल की है ही। कच्चे तेल के अलावा भी भारत ने रूस से कोयला, सूरजमुखी, सोयाबीन तेल, फर्टिलाइजर और डायमंड का भी आयात किया है। भारत सिर्फ रूस से आयात ही नहीं किया, बल्कि भारत ने रूस को निर्यात भी की हैं कुछ चीज़ें। उनमें क्या क्या शामिल है? इलेक्ट्रिक मशीनरी, स्टील, दवाएं और मरीन उत्पाद, साथ साथ ऑटो उपकरण भी इस निर्यात में शामिल हैं। सर, युद्ध के बाद कैसे भारत और रूस के बीच ये व्यापार की जो तस्वीर थी ये बदल गई? कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें बदली? शुभम, एक आंकड़ा जो अभी लगातार हम मनी सेंट्रल में आपको बताते रहे हैं, हमने सबसे पहले आपको बताया था कि कैसे भारत कच्चे तेल का आयात, भारत की निजी कंपनियां कच्चे तेल का आयात रूस से कर रही हैं और उसे यहां से निर्यात किया जा रहा है। सरकारें शुरुआत में फरवरी, मार्च और अप्रैल में लगातार सरकारों की तरफ से इस तरह के बयान आते रहे, सरकारी विभागों की तरफ से, कि रूस से कोई तेल आयात या कारोबार नहीं है, तमाम तरीके की उलझन चल रही है। लेकिन जो उपलब्ध विंडोज़ थी या जो उपलब्ध खिड़कियाँ थीं, उससे भारत के ने निजी स्तर पर भी और कुछ हद तक सरकारी स्तर पर भी, स्पष्ट तो नहीं पता है, लेकिन निजी स्तर पर भारत ने आयात और निर्यात के कारोबार में कोई रोक नहीं लगाई। और इसका नतीजा ये हुआ कि तेल, कोयला और कई सारी चीज़ों का निर्यात रूस से सामान्य दिनों से ज़्यादा बढ़ा। जैसे अप्रैल के महीने में जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं, उसमें उस समय वो ये बताते हैं कि रूस से कुल जो आयात है वो $2330 मिलियन का रहा, जबकि रूस को निर्यात $1300 मिलियन का रहा। यानी भारत और रूस के बीच व्यापार घाटा जो सामान्य रूप से नियंत्रण में रहता है। मार्च में भी यही स्थिति थी। मार्च में $1320 बिलियन का आयात हुआ और केवल $210 बिलियन का निर्यात हुआ। तो भारत और रूस के बीच व्यापार में 2-3 क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा तेजी आई। एक तो कोयला, जहाँ करीब करीब कंपनियों को 20 से 25% का डिस्काउंट मिल रहा है जो कोयला रूस से भारत आ रहा है। और तेल का किस्सा हम लगातार चर्चा में ला ही रहे हैं कि अभी स्थिति में यूराल के क्रूड के ऊपर भारतीय कंपनियों को $10 से $15 के मार्जिन्स मिल रहे हैं। और इसलिए भारत में दोनों बड़ी चीज़ें, इसके अलावा भी सनफ्लावर ऑयल और बाकी चीज़ें भी आई हैं। अभी किस रास्ते से निर्यात होकर आई हैं, ये सवाल दिलचस्प है। ये कई सारा निर्यात इसमें बाकी अन्य देशों के जरिए हुआ है। बहुत सारे भुगतान डॉलर में और यूरो में किए गए हैं। और जो उपलब्ध बैंकिंग चैनल्स थे जो प्रतिबंध से बाहर थे, भारत के निजी कारोबारियों ने और निर्यात आयातकों ने उसका इस्तेमाल किया है। बिल्कुल। आपको ध्यान होगा कि मनी सेंट्रल के शुरुआती, जब ये आयात शुरू हुआ था, शुरुआती दिनों में ही हमने आपको बताया था कि कैसे भारत की निजी रिफाइनरी बड़ा हब बन रही हैं यूरोप के लिए पेट्रो प्रोडक्ट का। और वो सस्ते क्रूड को खरीद रही हैं और उनके प्रोडक्ट बनाकर यूरोप को बेच रही हैं। और इस बात की भी संभावना अंशुमान जी ने जताई थी कि आने वाले दिनों में हो सकता है भारत एक रिफाइनरी हब बनकर उभरे, इसी सस्ते क्रूड की वजह से। ये भारत के साथ व्यापार था, लेकिन केवल व्यापार भारत के साथ ही नहीं बढ़ा।
अन्य देशों ने भी इसमें अहम भूमिका निभाई और इस वजह से हुआ ये कि जो प्रतिबंध लगे थे वो बहुत असरदार शायद नहीं हो पाए। यूक्रेन के साथ युद्ध छेड़ने के लिए अमेरिका और यूरोप के देशों ने रूस पर कई तरीके के आर्थिक प्रतिबंध लगाए। मकसद क्या था? मकसद था कि रूस पर आर्थिक चोट पहुंचे और युद्ध खत्म करने के लिए रूस पर दबाव बनाया जाए। लेकिन तमाम प्रतिबंधों के बावजूद रूस की अर्थव्यवस्था पर वैसा असर नहीं पड़ा जैसा संभावना जताई जा रही थी। प्रतिबंधों के बावजूद रूस की करेंसी रूबल की मजबूती बढ़ी। डॉलर के मुकाबले रूबल 7 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया। कल हमने विस्तार से इस पर चर्चा की थी। भारत और चीन सहित दुनिया के कई देशों ने रूस से तेल, गैस, कोयला, केमिकल आयात किए। यूरोप के देश स्विट्जरलैंड ने भी रूस से सोना आयात शुरू कर दिया। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या रूस पर पश्चिमी देशों के आर्थिक प्रतिबंध फेल हो चुके हैं? सर, क्या अब इतने सारे देशों का डेटा हमारे पास अब छन छन के आने लगा है, सामने आने लगा है? स्विट्जरलैंड सबसे ताज़ा उदाहरण है, सोना आयात किया है। क्या माने कि प्रतिबंध बेअसर रहे? शुभम, इस सवाल का जवाब हमें दो तरह से देखना होगा कि प्रतिबंध का मकसद क्या था। प्रतिबंध का मकसद अगर रूस को युद्ध से रोकना था तो उसे रोका नहीं जा पाया। रूस की सैन्य क्षमता को कमज़ोर करना था तो ऐसा नहीं हुआ। रूस ने यूक्रेन पर हमला जारी रखा, यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया और अब जो वार में या युद्ध की जो तीक्ष्णता या तीव्रता है उसमें जो कमी आई है वो इसलिए आई है क्योंकि यूक्रेन भी कमज़ोर पड़ रहा है। एक चीज़ तो अगर हमें ये सारे प्रतिबंध रूस की अर्थव्यवस्था को जाम करके और दबाकर रूस को युद्ध से रोकना चाहते थे तो वैसा नहीं हुआ। दूसरी और महत्वपूर्ण बात यह कि रूस को लंबे समय की युद्धक तैयारियों से बचाने के लिए कोशिश की जा रही थी तो वैसा भी नहीं है, क्योंकि रूस केवल यूक्रेन तक नहीं रुकेगा। पुतिन का निशाना बाल्टिक के देशों पर भी है, फिनलैंड पर भी है, स्वीडन पर भी है। आज जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं तो रूस और लिथुआनिया के बीच तनाव शुरू होने की संभावना दिखाई दे रही है। कैलिनिनग्राद का जो नेवल इनक्लेव है रशिया का, वहाँ से एक रूट जाता है जिसको लिथुआनिया ने बाल्टिक में रोक दिया है और उसके कारण रशिया ने उस पर गहरी आपत्ति जाहिर की। तो वहाँ भी बाल्टिक्स में, मतलब ब्लैक सी से निकलकर बाल्टिक सी में तनाव पहुँचने लगा है। तो अगर आप इस दृष्टि से देखें कि इनका मकसद क्या था तो वो मकसद फिलहाल युद्ध रोकने के रूप में सफल नहीं हो पाया। इसका लंबा मकसद क्या है इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो लेकिन इन प्रतिबंधों का जो असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर दिखाई पड़ा वो हमारे सामने है। कच्चे तेल की कीमतों की महंगाई, फर्टिलाइजर के रॉ मटेरियल की महंगाई, यूक्रेन और रशिया से आने वाले गेहूं की क्राइसिस, तो वो सारी चीज़ें जो इसके साइड इफेक्ट के तौर पर सामने आने वाली थीं और जिनकी कीमत पर रूस की आक्रामकता या पुतिन की आक्रामकता को रोका जा सकता था वैसा नहीं हुआ। यानी जिसे इस पूरे प्रतिबंध की व्यवस्था का जो नुकसान था वो दुनिया के खाते में ज़्यादा बढ़ा गया, रूस के खाते में उतना बड़ा नुकसान नहीं गया। पर आर्थिक मामलों में कुछ और भी काफ़ी दिलचस्प हुआ है रूस के भीतर। सर, इन प्रतिबंधों के असर को कम किया कैसे, सीमित किया कैसे गया रूस की तरफ से? रूस के 3-4 बड़े आंकड़े जो निकल कर आ रहे हैं। पहली चीज़ तो हम लगातार इस पर चर्चा कर रहे हैं, रूबल की मजबूती ने पूरी दुनिया को ये संदेश दिया कि रूस की अर्थव्यवस्था पर शुरुआत में जो दबाव बना था प्रतिबंधों का, उसे रूस ने बहुत सफाई के साथ या बहुत मजबूती के साथ वेदर आउट किया और उसको रोककर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और बनाया। हमारे पास कुछ नए आंकड़े हैं, जैसे कि रूस का ऑयल गैस रेवेन्यू करीब करीब 2 ट्रिलियन रूबल के आसपास पहुंच गया, जो सामान्य दिनों में 0.5 ट्रिलियन रूबल के आसपास होता था। यह रूस ने कैसे किया? पहला सूत्र, रूस ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की और गैस की कीमतें लगातार बढ़ने दी और उस बढ़ने देने के कारण रूस को जितना नुकसान हो रहा था प्रतिबंधों के कारण या सिर्फ सिस्टम से बाहर होने के कारण, उसके एक बड़े हिस्से की भरपाई इस कच्चे तेल की और गैस की कीमतों से हुई। और इसमें बहुत सारी कच्चे तेल और गैस की सप्लाई चूंकि ब्रेंट और अंतर्राष्ट्रीय पैमानों पर हो रही थी और वहाँ कीमतें बढ़ रही थी, तो रूस को जितना रिटर्न तेल और गैस बेचकर पहले मिल रहा था कोविड से पहले, उससे कई गुना ज़्यादा हो गया। उसका नतीजा ये हुआ कि दूसरी तरफ रूस ने इंटरनली अपने फेडरल एक्सपेंडिचर को, घरेलू खर्च को काफ़ी सीमित किया। उसके 3 तरीके अपनाए गए। एक तो रूस की सरकार ने युद्ध के नियम लगाकर बहुत सारे ज़रूरी खर्च रोक दिए। तो फेडरल जो बजट था, वो जो आंकड़ा मेरे पास मिल रहा है वो लगभग 3 बिलियन यूरो से नीचे, 3 बिलियन रूबल से नीचे आ गया, जो कि 2021-22 में 4.5 और 3.5 बिलियन रूबल के आसपास था। दूसरी चीज़ ये कि चूंकि अर्थव्यवस्था युद्ध के परिस्थिति में थी तो ब्याज दरों में लगातार कमी की गई, जबकि पूरी दुनिया में ब्याज दरें बढ़ रही थी। ब्याज दरें कम करने के कारण इकॉनमी में
में करेंसी की सप्लाई बढ़ाई गई, विदेशी मुद्रा भंडार का बहुत संभाल कर इस्तेमाल किया गया, विदेशी मुद्रा को बाहर ले जाने की छूट नहीं दी गई। इसने रूस की अर्थव्यवस्था को अंदर से मजबूती दी। रूस का जो वेल्थ फंड है वो इस समय, मतलब इस युद्ध के बाद भी अपने ऑल टाइम रिकॉर्ड से थोड़ा ही नीचे करीब करीब 16 ट्रिलियन रूबल्स के आसपास का वेल्थ फंड है। अभी हाल में पिछले हफ्ते शुभम थर्सडे को रूस में एनुअल सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम हुआ। ये रूस का सालाना इकोनॉमिक जलसा है जिसमें पूरी दुनिया के विशेषज्ञ आते हैं। इस बार दुनिया से कोई नहीं आया, रूस के सरकार के अधिकारी ही मौजूद थे और उन्होंने इसमें विस्तार से ये बताया कि इस सैंक्शंस को से निपटने के लिए रूस ने अपने अंदर कौन कौन सी तैयारियां की और कैसे कैसे अपना बचाव किया। तो 3 बड़े हिस्से थे। एक बड़ा हिस्सा था फॉरेक्स रिजर्व को गिरने से बचाना। आप जो ताजे आंकड़े वहां रखे गए उस हिसाब से इस साल के अंत तक रूस को करीब $300 बिलियन का रेवेन्यू मिलेगा तेल गैस की बिक्री से, और 600-650 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व जब्त हो चुका है। उसके बाद भी पैसा आ पाया और वो पैसा बाद में वार को फिनांस करने में जाता रहा। दूसरी चीज, रूस की सरकार ने बताया कि उसने कैसे अपना मॉनेटरी पॉलिसी को मैनेज किया और कैसे फेडरल बजट को मैनेज किया। इन 3-4 तरीकों से रूस ने अपने आप को प्रतिबंधों के सीधे असर से बचाया। और एक और अंतिम बात पर, अगले सवाल पर चलते हैं कि चूंकि रूस की निर्भरता दुनिया पर बहुत सारी चीजों के लिए बिल्कुल नहीं है, फूड स्टफ, कई सारी जरूरी चीजें जिनका कि सामान्य रूप से दुनिया के देश आयात पर निर्भर हैं, उनकी जरूरतें रूस को नहीं थी। यूरोप से वहां ज्यादातर सर्विसेज और टेक्नोलॉजी आती थी जिसके लिए रूस अगर 1-2 साल वो नहीं भी मिले तो उसका काम चल सकता है। सर, अब तीसरा और बड़ा सवाल ये है कि यूरोप के देश एक तरफ थे, अमेरिका एक तरफ था, फिर कौन से देश ऐसे थे जिनकी वजह से ये संभव हो पाया? किन देशों ने अहम भूमिका निभाई? सबसे बड़ी भूमिका तो खुद यूरोप की ही है, क्योंकि यूरोप ने पूरे युद्ध के दौर में फरवरी से लेकर अभी तक तैयारियां बहुत की, कोशिश बहुत की, लेकिन चूंकि एक शॉकर था तो यूरोप रूस को जाने वाली विदेशी मुद्रा, चाहे वो गैस के जरिए जा रही हो, तेल के जरिए जा रही हो, उसे पूरी तरह बंद नहीं कर पाया। लंबा समय लगा यूरोपीय समुदाय को सहमति बनाने में कि तेल का आयात बंद किया जाएगा। अब तो बंद तो होगा, लेकिन वो दिसंबर तक बंद होगा। कोयले का आयात तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया, लेकिन कोयले की डिमांड यूरोप में उतनी ज़्यादा नहीं, क्योंकि यूरोप को गैस पर चलना होता है। क्योंकि रूस ने अपने एनर्जी को बहुत स्ट्रेटेजिक वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया और इसका डर लगातार 2009 से 2010 से, और जब क्रीमिया में एक्सेशन किया था रूस ने, तब से था कि जब भी रूस के साथ कोई टकराव होगा किसी भी देश का, तो यूरोप को ये कीमत चुकानी पड़ेगी कि पुतिन के पास जो गैस की ताकत है और कैसे ख्रुश्चेव के ज़माने से पाइपलाइंस यूरोप तक पहुंचाकर जिस तरह से यूरोप को रूस ने अपनी गैस की आदत डाल दी है। ब्रिटेन के राष्ट्रपति बोरिस जॉनसन ने ये बात कही थी कि रूस की गैस जो है वो हमारे ब्लड में आकर घुल चुकी है, वहाँ की नेचुरल गैस और वहाँ का ईंधन हमारे ब्लड में आकर घुल चुका है। उससे बाहर निकलने के लिए लंबा समय लगेगा, और वो समय जितना लगने वाला था उसी समय ने पुतिन को इतने बड़े सैंक्शंस, मतलब दुनिया के इतिहास में इतने ज़्यादा सैंक्शंस किसी पर नहीं लगाए गए। करीब करीब 1900 के आसपास बड़े सैंक्शंस तो अमेरिका ने ही लगाए, जिसमें कंपनियां भी बंद कर दी गई, स्विफ्ट सिस्टम से भी बाहर कर दिया गया। लेकिन यूरोप ने सबसे बड़ी मदद की परोक्ष रूप से, क्योंकि यूरोप के पास तत्काल रूस की पाइपलाइनें बंद करना, रूस का तेल बंद करना, रूस का कोयला बंद करना, वहां से अनाज बंद करने के विकल्प नहीं थे, और दुनिया में क्षमताएं नहीं थी कि इतने बड़े एनर्जी सप्लायर या कमोडिटी सप्लायर के बाहर होने के बाद उसकी आपूर्ति की बराबरी की जा सके। मैं याद होगा शुरुआती दिनों में जब प्रतिबंध आना शुरू हुए तो मनी सेंट्रल में हमने चर्चा की थी और हमने कहा था कि दुनिया में सबसे पहला अपने तरीके का प्रतिबंध है। हम लोगों ने विस्तार के साथ उसमें बताया था, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था पर दुनिया के लिए प्रतिबंध लगाना बहुत मुश्किल काम होने वाला। छोटी अर्थव्यवस्थाओं पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। दुनिया में प्रतिबंधों का इतिहास इतना अच्छा है भी नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट ये माना जाता है, जो रिसर्च हमारे पास उपलब्ध है उस हिसाब से केवल 30 से 40% सैंक्शंस ही प्रभावी होते हैं, बाकी प्रभावी नहीं होते। तो एक तो यूरोप ने किया, दूसरा चीन और भारत, ये दुनिया के जो सबसे बड़े एनर्जी गजलर हैं, जिनको सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है, इनके लिए रूस का सस्ता यूराल का क्रूड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बनकर आया। और चीन ने सऊदी अरब को पीछे छोड़कर अपना सबसे बड़ा इंपोर्ट पार्टनर बना लिया तेल में। भारत से रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई आयात में। अगर आप आंकड़ा देखिए, भारत के संदर्भ में देखें कि पिछले 3-4 महीने के अंदर भारत के हर प्रमुख बंदरगाह के ऊपर उसका कच्चा तेल आ रहा है। सिक्का पर, वाडिनार पर, कोचीन पर, दहेज पर, कांदला पर, इनके जो रिपोर्ट्स हमारे पास आती हैं इनमें सब जगह क्रूड ऑयल प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। 22 शिपमेंट, 8 शिपमेंट, 4 शिपमेंट, और ये बताया जा रहा है कि अभी भारत के लिए करीब करीब
18 के आसपास बड़े शिपमेंट और आने वाले हैं जो रास्ते में हैं, जो यहाँ आने वाले। तो इन दो देशों ने रूस की एनर्जी सप्लाई को और रूस से सस्ते एनर्जी सप्लाई को सपोर्ट किया। तो ये 3 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं थी, इसके अलावा छोटी अर्थव्यवस्थाएं थी जिनको जो उस चैनल से रूस को से एनर्जी और बाकी चीज़ें खरीद रही थी, जो दरवाजे खुले हुए थे। बिल्कुल, यानी कि प्रतिबंधों के बाद भी कहीं ना कहीं ये माल जा रहा था और पैसा आ रहा था। सर, अगला बड़ा सवाल ये कि प्रतिबंधों का कुछ तो असर हुआ होगा, कुछ नुकसान तो रूस को भी हुआ होगा। जब आप कह रहे हैं कि 30% भी मान लीजिए अगर प्रतिबंध कारगर होते हैं, तो इन प्रतिबंधों का कहाँ कहाँ असर रूस पर दिखा? हाँ, रूस ने अपने जो इंटरनल चर्चाएं हुई और जो सेंट पीटर्सबर्ग की इकोनॉमिक फोरम का जिसका मैंने जिक्र किया, उसकी रिपोर्ट्स में पढ़ रहा था, उसमें रूस ने 3 बड़े असर माने। पहली चीज़ तो ये कि रूस ने वहाँ माना कि उसकी अर्थव्यवस्था इस साल कॉन्ट्रैक्शन में चली जाएगी, क्योंकि प्रतिबंधों ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी उत्पादन गतिविधियाँ ठप कर दी हैं। तो तात्कालिक तौर पर अगर आप देखें तो रूस का विकल्प था कि उसका फॉरेक्स रिजर्व और उसके पास विदेशी मुद्रा की सप्लाई बनी रहे, ताकि उसकी वार मशीन चलती रहे, वार फिनांस होता रहे। वो यूरोप की मजबूरी और सस्ता तेल बेचने की अपॉर्चुनिटी के जरिए रूस ने मैनेज कर लिया। पर घरेलू अर्थव्यवस्था बुरी तरह बिगड़ गई, खराब हो गई। घरेलू अर्थव्यवस्था में मंदी गहराने की क्या आशंका है, रूस ने अपने आकलन में ये बात कही है। महंगाई को लेकर हालांकि रूस में घरेलू चीज़ों की आपूर्ति अच्छी है और बहुत सारी ज़रूरी चीज़ों के लिए रूस विदेश पर निर्भर नहीं है, लेकिन रूस के अंदर महंगाई की दर काफ़ी ज़्यादा है। और तीसरी जो और सबसे महत्वपूर्ण जो असर हुआ वो रूस के पूरे फिनेंशियल सिस्टम पर हुआ। रूस की अर्थव्यवस्था पिछले 10-12 सालों में दुनिया से काफ़ी इंटीग्रेटेड हुई थी। रूस का निवेश दुनिया के बाजारों में था, दुनिया की कंपनियों का निवेश रूस में था। वो सारा फाइनेंशियल चैनल या फाइनेंशियल नेटवर्क निकलकर खत्म हो गया और बैठ गया। बड़े निवेश जो रूस में हो रहे थे वो खत्म हो गए। तो इस युद्ध से जो रूस की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स थे वो पूरी तरह इन सैंक्शन से बिखर गए और टूट गए। रूस दुनिया में आर्थिक असमानता के मामले में बहुत ख़राब देश है, गरीबी बहुत ज़्यादा है। वो आर्थिक असमानता और गरीबी इस युद्ध के कारण, इन प्रतिबंधों के कारण बढ़ेगी। तो लंबे समय के लिए रूस की अर्थव्यवस्था को गहरे नुकसान हुए। तात्कालिक तौर पर रूस ने अपनी ऊर्जा की क्षमता की दृष्टि से, क्योंकि दुनिया में ऊर्जा की महाशक्ति, ऊर्जा की ताकत है, उस दम पर उसने अपने आप को सैंक्शन से अभी तक बचा लिया, सैंक्शंस के बड़े असर से बचा लिया और युद्ध को जारी रखा। सर, आखिरी सवाल कि अब आगे की रणनीति क्या होगी? अब रूस को आगे रोकना है अगर, तो यूरोपीय देश किस तरह रूस को रोक सकते हैं? तात्कालिक तौर पर अभी अगर आप अमेरिका या यूरोप के विशेषज्ञों से बात करें तो वो ये दूसरा वाला आंकड़ा आपको बताएंगे। उनका मानना था कि हमें तो ये पता था कि रूस एनर्जी की पावर है, यूरोप अचानक रूस की गैस कैसे बंद कर देगा, तेल कैसे बंद कर देगा, ये सब जो आप हमें बता रहे हैं, सब तो हमने जानकर प्रतिबंध लगाए थे। लेकिन रूस की इकॉनमी 15% इस साल कॉन्ट्रैक्ट होगी, अगले साल 3% और कॉन्ट्रैक्ट होगी। जो भी इकोनॉमिक गेंस रूस ने पिछले 15 साल में हासिल किए थे अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास दर के आधार पर, वो सब खत्म हो जाएंगे और रूस के अंदर जो आर्थिक संकट पैदा होगा वो ज़्यादा बड़ा असर होगा। तो यानी अगर आप रूस के भविष्य की दृष्टि से देखें तो रूस की अर्थव्यवस्था में रूस के नियामकों को ये पता है कि प्रतिबंध लंबे चलने वाले हैं, ऐसा नहीं कि इनमें तत्काल इनकी वापसी हो जाएगी। और उसकी तैयारी अब रूस को अगले लेवल पर करनी होगी कि घरेलू अर्थव्यवस्था में जो पूंजी आ रही थी, निवेश आ रहा था, तकनीक आ रही थी, उसे कैसे ठीक किया जाए। सेंट पीटर्सबर्ग की इकोनॉमिक फोरम में ये भी बात कही गई कि रूस ने अपने यहाँ इंपोर्ट अल्टरनेटिव्स बनाने के लिए विदेश से जो तकनीकें आती हैं उनकी जगह नए तकनीकों के निवेश की तैयारी की है, लेकिन उनको बनाना उतना आसान नहीं है। लेकिन यूरोप अपने फैसले पर शायद कायम रहेगा। वो रूस के तेल और गैस पर निर्भरता खत्म करेगा, क्योंकि ये लंबे समय के लिए प्रतिबंधों को बनाए रखने और चलाए रखने की रणनीति है। ये रूस की इस पूरी प्रक्रिया को अगर आप बाहर निकल कर देखें, हमारे आपके नज़रिए से देखें या दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के नज़रिए से देखें, तो ये प्रतिबंध लंबे चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रूस का तेल और गैस छन कर ही पहुँचेगा, हो सकता है और ज़्यादा सख्ती हो और उस पर दबाव बनाया जाए, और एनर्जी की कीमतें ऊँची रहेंगी। एनर्जी की और कमोडिटी की कीमतों में गिरावट की संभावना तभी बनेगी जब महंगाई बढ़ने के कारण मंदी का खतरा दिखाई दे, जो शायद कुछ अर्थव्यवस्थाओं में दिखने लगा है। बिल्कुल। तो ये थी हमारी पूरी पेशकश, जिसमें हमने ये जाना कि प्रतिबंध वाकई कितने असरदार हुए, कितने कारगर हुए रूस पर। अगली खबर ट्विटर से। ट्विटर को खरीदने के लिए अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क और कंपनी के बीच हुई डील अब खटाई में पड़ती दिख रही है। एलन मस्क अभी भी ट्विटर से फर्जी और स्पैम खातों की सही जानकारी मांग रहे हैं। उधर ट्विटर के बोर्ड ने इस डील को मंजूरी दे दी है। ट्विटर और एलन मस्क के बीच 44 अरब डॉलर में कंपनी को खरीदने की डील हुई थी, लेकिन डील की घोषणा के बाद से एलन मस्क एक ही बात कह रहे हैं कि फर्जी खातों की सही जानकारी ट्विटर से उन्हें नहीं मिलती दिख रही है। सर,
ये डील अब आगे आपको किस दिशा में जाती दिख रही है? मुझे लगता है कि अब ट्विटर का बोर्ड ज़्यादा एग्रेसिव दिख रहा है। बोर्ड ने वो प्राइस स्वीकार कर लिया, बोर्ड से अप्रूवल आ गया। अब एलन मस्क को ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि उनको ट्विटर में जो निवेश करना था खरीदारी के लिए, वो करना पड़ेगा। मस्क ने कल भी बयान दिया कि इस पर कोई सहमति नहीं बन सकी है कि ट्विटर के अकाउंट्स कितने फर्जी और कितने बॉट अकाउंट्स हैं, इनके बारे में बताया जाए। चूंकि ट्विटर का हम लोग पहले चर्चा में बात कह चुके हैं कि ट्विटर का वैल्यूएशन पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से गिरा है, तो जिस कीमत पर एलन मस्क खरीदना चाहते हैं वो कीमत काफ़ी घट चुकी है। जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के सामने ट्विटर ने अपना प्रस्ताव रखा है, अपनी तरफ से जो संदेश भेजा है, उसमें भी वैल्यूएशन को लेकर सवाल उठाए हैं। तो ये डील कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किल में फंसती दिख रही है। और अगर ये पूरी वैल्यू नहीं दे पाते हैं जो बोर्ड से अप्रूव हुआ है, ट्विटर के बोर्ड से प्रस्ताव अप्रूव हुआ है, तो फिर मस्क को इसके लिए पेनल्टी देनी पड़ेगी इस डील से बाहर निकलने के लिए। बिल्कुल। टेक्नोलॉजी कंपनी गूगल ने कई फ्री सेवाओं के लिए अब पैसे वसूलने शुरू कर दिए। गूगल की तरफ से कहा गया है कि यूज़र अगर फीस नहीं भरते तो 27 जून के बाद सेवाओं को पेड कर दिया जाएगा, और 1 अगस्त तक अगर यूज़र की तरफ से पैसे नहीं दिए जाते तो उनके लिए सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। भारत में भी करोड़ों यूज़र गूगल की फ्री सेवाएं इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अभी ये जो पैसे बढ़ाने की बात की गई है, किन ज्योग्राफीज़ में होगी ये अभी क्लियर नहीं है, लेकिन भारत में भी इसकी संभावना है कि अगर गूगल अपनी सर्विसेज को पेड करता है तो हमें और आपको भी गूगल की कई फ्री सेवाओं के लिए पैसे देने होंगे। सर, कौन सी सेवाएं शामिल होंगी इसमें? शुभम, ये चर्चा पिछले 1 साल से लगातार चल रही है। हम लोगों ने शायद इकोनॉमिका में एक बार बात भी की थी कि जैसे दुनिया में प्राइवेसी के रूल्स स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, खासतौर से यूरोप में और अमेरिका में भी, कंपनियों को एडवर्टाइज़ करने के लिए, डेटा सेल करने के, प्राइवेट और पर्सनल डेटा को ट्रेड करने की संभावनाएं उनके लिए सीमित होती चली जा रही हैं। इन सारी कंपनियों को धीमे धीमे अपनी कुछ सेवाओं को अब प्राइस्ड करना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा। फेसबुक भी अपनी कुछ सेवाओं की प्राइसिंग पर विचार कर रहा है। गूगल ने ये कहा है कि जो उसके एंटरप्राइज लेवल के सोल्यूशंस हैं, जिसमें जी सूट है, जिसमें डॉक्स है, कैलेंडर है, ऐसी सेवाएं, इनको हम कमर्शियलाइज करके इनसे पैसा लिया जाएगा। इनके लिए एक मंथली फीस तय की जाएगी। यानी पूरा का पूरा गूगल का जो परिवार है, लगभग ऑलमोस्ट 10 साल से गूगल अपनी सारी सेवाएं, लगभग सारी सेवाएं मुफ्त में दे रहा है। लेकिन अब उस सेवाओं के कुछ परिवार में से जिनका इस्तेमाल कमर्शियल पर्पस से हो रहा है या एंटरप्राइज पर्पस से हो रहा है, उसके लिए गूगल उसमें पैसा लगाएगा। अभी स्पष्ट नहीं है कि ये व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू होगी, दुनिया के किन बाज़ारों में लागू होगी, लेकिन आधिकारिक रूप से दुनिया की जो इंटरनेट सर्विस कंपनियाँ हैं वो धीमे धीमे इस तरफ बढ़ चली हैं, जहाँ वो अपनी सेवाओं के लिए पैसा लेना शुरू करेंगी। बिल्कुल। अब देखिए आप, मनी 9 की एक स्पेशल रिपोर्ट मनोज कुमार ने आपके लिए जो तैयार की है कि भारत में बीते 2.5 महीने से पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े। क्रूड ऑयल लगातार $100 से ऊपर बना हुआ है, $110 से $120 के बीच बना हुआ है। इसके बाद भी कीमतें बढ़ क्यों नहीं रही हैं? आखिर सरकार को डर क्या है? करीब 2.5 महीने से पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ कच्चे तेल का बाजार लगातार उबल रहा है। सरकार ने 6 अप्रैल को कीमतों में अंतिम बढ़ोतरी की थी। 18 दिन में 14 बार दाम बढ़े थे और कीमतें प्रति लीटर 10 रुपए बढ़ गई थी। उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का भाव $100 के करीब था। लेकिन 2.5 महीने से सरकार ने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं, जबकि इस दौरान कच्चा तेल $125 तक पहुंच गया। उल्टा दाम बढ़ाने के बजाय 22 मई को केंद्र ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटा दी और एक बार फिर पेट्रोल 9 रुपए सस्ता हो गया। महंगे क्रूड के बावजूद पेट्रोल डीजल का रेट नहीं बढ़ना उस डर को दिखाता है जिसे सरकार ने मई में आए रिटेल महंगाई आंकड़ों में देखा था। अप्रैल के दौरान रिटेल महंगाई 7.79% तक पहुंच गई और इस महंगाई को बढ़ाने में पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों का बड़ा हाथ था। इस आंकड़े के डर से रिजर्व बैंक ने 2 बार कर्ज महंगा कर दिया और सरकार को दाम बढ़ाने से रोक लिया। अगर सरकार नहीं रुकती और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की तर्ज पर दाम बढ़ाती तो प्रति लीटर पेट्रोल 18 रुपए और डीजल 25 रुपए महंगा होता और इस बढ़े हुए दाम पर रिटेल महंगाई दर शायद ही दहाई के नीचे रुकती, जो सरकार और रिजर्व बैंक के हाथ पांव फुलाने के लिए काफी होता। रिजर्व बैंक को कर्ज और महंगा करना पड़ता और सरकार के लिए भी
परेशानी बढ़ जाती। हालांकि दाम नहीं बढ़ने से भले ही रिजर्व बैंक को कुछ राहत मिली हो, लेकिन सरकार के लिए परेशानी दूसरे रास्ते से दाखिल हो चुकी है। जरूरत पूरा करने के लिए सरकार को महंगे भाव पर तेल आयात करना पड़ रहा है, जिससे व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। मई के दौरान वस्तु व्यापार घाटा रिकॉर्ड 24.29 अरब डॉलर दर्ज किया गया है। सरकार की परेशानी यहीं खत्म नहीं होती, दाम बढ़ नहीं रहे और निजी तेल कंपनियों को नुकसान हो रहा है। निजी कंपनियों ने अब अपने पंपों पर पेट्रोल डीजल की बिक्री घटा दी है। कई राज्यों में रिलायंस और नियारा एनर्जी के पंपों पर तेल नहीं मिल रहा और सप्लाई में आई इस कमी को सरकारी कंपनियां पूरा करने को मजबूर हैं। यानी सेल बढ़ाकर सरकारी कंपनियां सरकार का घाटा ही बढ़ा रही हैं। तो क्या सरकार खुद ही महंगे क्रूड का बोझ उठाएगी? इस सवाल का जवाब शायद महंगाई के आंकड़े में ही छिपा है। जब तक महंगाई दर सरकार के सहनीय स्तर तक नहीं पहुंचती, तब तक शायद पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना मुश्किल है। और जैसे ही महंगाई दर में गिरावट आएगी तो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ना तय है। मनी 9 के लिए मनोज कुमार। सर, कीमतें नहीं बढ़ना जैसे बताया कि दो तरीके से, अगर बढ़ेंगी तो महंगाई भड़केगी, नहीं बढ़ेंगी तो किल्लत बढ़ेगी। इससे कैसे निपटेगी सरकार? ये बड़ी दुविधा है और कीमतें ना बढ़ने का असर हम कई सारे बाज़ारों में देख रहे हैं, क्योंकि तेल कंपनियों ने सरकार पर दबाव बनाया है, सप्लाई की शॉर्टेजेस हैं। शायद सरकार इस बात का इंतज़ार कर रही है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें वापस करेक्ट होना शुरू हों। आज जब हम बात कर रहे हैं तो कच्चे तेल की कीमतों में एक ठीक ठाक 5-6% का करेक्शन हमें दिखाई दिया है, जिसकी कई सारी वजह हैं, जिसकी वजह अंतर्राष्ट्रीय मंदी की आशंका है और भी कई सारे रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के थोड़े ठंडे पड़ने की संभावना है। चाइना में डिमांड कम होने की संभावना है। हालांकि चाइना में डिमांड कम होने के बाद भी चाइना की एनर्जी डिमांड कम नहीं हो रही, चाइना का एनर्जी इंपोर्ट लगातार बढ़ रहा है। सरकार शायद इस इंतजार में है कि अगर कीमतें सेटल हो जाती हैं तो तेल कंपनियों को थोड़ा और बोझ स्वीकार करने के लिए तैयार कर लिया जाए। लेकिन अगर कच्चे तेल की कीमतें वापस फिर 110, 115, 120 डॉलर के बैरल के आसपास लौटती हैं तो फिर सरकार के लिए मुश्किल होगा कि कीमतों को ना बढ़ने दिया जाए। बिल्कुल। खैर बनाइए, जितनी दिन टल जाए उतना अच्छा ही है। 2.5 महीना हो गया है, पेट्रोल डीजल की कीमतें फिलहाल नहीं बढ़ी हैं। जीएसटी काउंसिल की अगले हफ्ते होने वाली बैठक में कई वस्तुओं पर टैक्स स्लैब बदलने के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। हाल में हुई जीएसटी मंत्री समूह की बैठक में कई टैक्स फ्री वस्तुओं को, सेवाओं को जीएसटी के दायरे में शामिल किए जाने पर सहमति बन गई है। साथ में कई वस्तुओं को निचले टैक्स स्लैब से ऊपरी टैक्स स्लैब में ले जाने का प्रस्ताव भी मंत्री समूह ने मंजूर कर दिया। जीएसटी काउंसिल की बैठक 28-29 जून को चंडीगढ़ में होनी है। सर, कौन कौन से प्रस्ताव मंजूर हो गए हैं मंत्री समूह की बैठक में जो अब काउंसिल के सामने आएंगे? कैसे बदलाव देख सकते हैं? जो ये बैठक जीएसटी काउंसिल की कई मायनों में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। टैक्स दरों में संशोधन के आपके एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन सबसे ज़रूरी इस बैठक में राज्य सरकारों को पहली बार ये पता चलेगा कि उनका कंपनसेशन बंद होने वाला है। और वो जो कंपनसेशन बंद होने के बाद जो वैकल्पिक प्रक्रिया होगी, क्या कुछ राज्यों को केंद्र सरकार अलग से मदद करेगी, उनके लिए कोई पैकेज लाएगी, उनके लिए कोई रास्ता खोलेगी, अभी स्पष्ट नहीं है। तो इस बैठक में काफ़ी हंगामा और काफ़ी सनसनीखेज रहने की संभावना है, क्योंकि राज्य सरकारों को पहली बार एक नई व्यवस्था के लिए तैयार होना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि जो जीएसटी की GOM थी, यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स थी, उसने अपनी सिफारिशें संकेत मिला है कि सौंप दी हैं और उसने नीचे के स्लैब में 5% के स्लैब में बहुत कम चीज़ें हैं उनको निकालकर 8% में ले जाने की बात कही है, जिससे कि राज्य और केंद्र सरकारों को थोड़ा बेहतर राजस्व मिल सके। 5,000 रुपये से कम के बेड किराए वाले अस्पताल, जिन इंश्योरेंस स्कीमों को रियायत मिलती है, वो स्कीमें, RBI, सेवी, IRDI की सेवाएं, बहुत सारी फिनेंशियल सर्विसेज जो रेगुलेटर्स देते हैं, उन पर GST लगाए जाने का प्रस्ताव है। इलेक्ट्रॉनिक कचरे को लेकर दक्षिण के राज्यों से इस बात की सिफारिश आई है कि उस पर 5% से बढ़ाकर 18% की दर की जाए। इसके अलावा जो बहुत सारी रिलैक्सेशन GST के स्ट्रक्चर में इंसेंटिव से छूट या रियायतें दी गई हैं, उनको भी कम करने का प्रस्ताव इस GST की बैठक के एजेंडे पर होगा। जो ट्रेड ऑफ होगा वो इस बात पर होगा कि शायद केंद्र सरकार राज्य सरकारों को इस बात पर राजी करने की कोशिश करेगी कि कंपेंसेशन बंद होने के बदले GST की दरों में बढ़ोतरी पर सहमति बनाई जाए, ताकि जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हो सके। तो यानी हमको इस बात के लिए सतर्क रहना चाहिए कि टैक्स का बोझ इस बैठक के बाद बढ़ने की गुंजाइश दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ एक बड़ा कैविएट ये है कि महंगाई की दर बहुत ऊंची है और केंद्र सरकार या राज्य सरकारें अगर
प्रमुख चीज़ों पर टैक्स बढ़ाती हैं तो उसका सीधा असर हमें महंगाई पर दिखाई देगा। बिल्कुल, यानी कि अगर टैक्स बढ़ा तो महंगाई बढ़ेगी, और सरकार अगर पेट्रोल डीजल को इसलिए नहीं बढ़ा रही है कि महंगाई बढ़ेगी तो क्या सरकार वहाँ भी सोचेगी? ये बहुत अहम होगा। और जैसा अंशुमान जी ने बताया, इस बार की बैठक इस मामले में भी अहम है कि राज्यों को मिलने वाला कंपनसेशन बंद होगा। इस पर राज्य क्या कहते हैं? कुछ राज्य ऐसे हैं जो इस पर सहमति भले जता दें, लेकिन बड़ी संख्या में मुझे लगता है सर राज्य ऐसे हैं जिनके बजट इससे प्रभावित होंगे बुरी तरह। हाँ, कई सारे राज्यों के, और इसीलिए सर्विसेज का हिस्सा जीओएम की बैठक में शुभम काफ़ी महत्वपूर्ण है। सर्विसेज पर टैक्स का स्ट्रक्चर बदलने के बाद, जैसे 1000 रुपये से नीचे वाले जो टैरिफ वाले होटल रूम्स हैं उनके ऊपर टैक्स बढ़ाने की बात कही गई है। तो वो क्षेत्र पकड़ने की कोशिश की गई जो आमतौर पर अभी कम टैक्स के दायरे में है, और जहाँ से थोड़ा ज़्यादा मात्रा में या ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी में टैक्स वसूला जा सकता। इस दृष्टि से जीएम की बैठक की सिफारिशें महत्वपूर्ण हैं। मानो बिल्कुल, और हमारी नज़र बनी रहेगी 27-28 को जब ये बैठक होगी तब हम अपने मनी सेंटर के माध्यम से आपको बैठक में चर्चा हुई हर बात को बताएंगे, और उसका असर भी आपकी जेब पर, ज़िंदगी पर क्या होगा ये भी बताएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। सर बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम खबरों पर विश्लेषण के लिए। आप लोगों का भी शुक्रिया मनी सेंट्रल देखने के लिए। कल फिर शाम को 7 बजे मिलते हैं आपसे मनी सेंट्रल में। तब तक के लिए नमस्कार। का तमाम ये कम्बोज लाल है।